नमस्कार दोस्तों, 17 मई 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई में टॉकटॉय साइक्लोन अच्छी खासी बारिश करवा रहा है। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में जो वीडियोज़ हैं थोड़ी सी डिले हो रही हैं, क्योंकि रीज़न भी जो मेन ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो कट गया है और वीडियोज़ को अपलोड होने में थोड़ा समय लग रहा है। ज़बरदस्त यहाँ पे तड़तड़ा के बारिश हो रही है, तो इसलिए थोड़ा एडिटोरियल भी सुबह लेट हुआ था और थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी लेट हुआ है। इस रिस्पेक्ट में अपनी न्यूज़ एनालिसिस को शुरू करते हैं। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है आज, कुछ और करंट अफेयर्स की इंडिविजुअल न्यूज़ भी बनाते रहता है, उनको भी देखते रहिएगा, तो ही कंसोलिडेटेड तरीके से आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट है सेंटर, मतलब पहली न्यूज़ है, सेंटर ड्रॉज अप 3 टायर रिस्पॉन्स प्लान। देश के 516 डिस्ट्रिक्ट्स में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट कोरोना का 10% आ रहा है। भाई पूरे देश की कोरोना से लग चुकी है, बहुत बुरे हालात हैं। इस समय पे लोग अपनी जान बचाए घूम रहे हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि सर पे कफन बांध के जाते हैं नौकरी करने के लिए। डर ही लगा रहता है कि अब कोरोना पकड़ा, कि अब कोरोना पकड़ा। तो अगर आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो और आपको बाहर नहीं जाना और फिलहाल के लिए आपको डेली मर्रा पे टेंशन नहीं है कि खाना पीना कैसा करना है, अगर आप इस कहते हैं ना कि किस्मत वाले लॉट को बिलोंग करते हो, तो अपने आप को किस्मत वाला समझो। बैठ के चुपचाप से अपने घर के अंदर पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा न्यूज़ चैनल मत देखो, न्यूज़ चैनल पे काफ़ी निगेटिविटी है। तो इस रिस्पेक्ट में चूंकि हमारे देश की 516 डिस्ट्रिक्ट में 10% से ज़्यादा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट आ रहा है और रूरल इंडिया में काफ़ी हद तक ये कोरोना वायरस फैल गया है, इस रिस्पेक्ट में संडे ने राज्य की सरकारों को ये डायरेक्शन दिया है कि आप एक 3 टायर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए रूरल एरियाज में हिंटरलैंड में एपिडेमिक को हैंडल करने के लिए। इसमें एक मेक शिफ्ट 30 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने की बात की गई है विलेजेस में। मेक शिफ्ट 30 बेड क्या होता है कि एकदम से आपने 30 बेड की एक फैसिलिटी बनाई और उस 30 बेड की फैसिलिटी को आप डिसमेंटल करके बहुत जल्दी कहीं और भी बना सकते हो। और ये जो 30 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा, इसमें कम से कम 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए जाएंगे। इस रिस्पेक्ट में हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट से कहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं, कम्युनिटी हॉल्स हैं, पंचायत बिल्डिंग्स हैं, इनको कम्युनिटी केयर सेंटर में बदल दीजिए। एक्चुअली कोविड केयर सेंटर में बदल दीजिए, सीसीसी में। और ये जो कोविड केयर सेंटर है, हर जगह पे कम से कम 30 बेड होने चाहिए। इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बनती है। ये बैकबोन है इंडिया की रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इनको भी 30 बेड की ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ में, मतलब 30 ऑक्सीजन बेड फैसिलिटीज़ में बदला जाएगा। वो लोग जो मॉडरेट केसेस हैं, देखिए माइल्ड केसेस तो घर में ही सॉल्व किए जा सकते हैं, मॉडरेट केसेस के लिए जो 30 ऑक्सीजन बेड फैसिलिटीज़ हैं वो इन पीएचसीज में, सीएचसीज में और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बनाई गई हैं। वो लोग जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के नीचे जा चुका है, उनको यहाँ भर्ती किया जाएगा। फिर गाइडलाइंस ये भी बोलती हैं भाई कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स अवेलेबल करवाई जाएं सारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में, जैसे कि सब सेंटर्स में, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, ताकि कम से कम रैपिड टेस्टिंग और ट्रीटमेंट तो यहाँ पे किया ही जा सके। ये जो 30 बेड का कोविड केयर सेंटर है, जिसको स्कूल, कम्युनिटी हॉल्स, मैरिज हॉस्पिटल, पंचायत बिल्डिंग्स में सेटअप किया जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से सेटअप किया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हर कोविड केयर सेंटर को हर 10 बेड पे एक पल्स ऑक्सीमीटर देगा, 2 5 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर देगा, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस देगा जिसमें 24/7 ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी है। तो ये जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है, जगह जगह से लोगों को लेके आना इस केयर सेंटर में, ये इसका काम होगा। आप यहाँ पे देखिए कि ये गाइडलाइंस ये भी मैंडेट करती हैं कि जो भी ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, ये जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, इनको मैप करना है, लिंक करना है टू डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स, जो कि थोड़ा अर्बन इलाकों में होते हैं मॉडरेट केसेस के लिए। और द CCCs शैल ऑल्सो बी मैप टू एटलीस्ट 1 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल फॉर रेफरल पर्पसेस इन सीवियर केस। तो समझिए, वो लोग जिनको कोविड का मॉडरेट केस है, ठीक है ना, वो लोग जिनको कोविड का मॉडरेट केस है, और वो बेसिकली कह लीजिए कोविड केयर सेंटर्स जो कि मॉडरेट केसेस ऑफ कोविड को देख रहे हैं, उनको अपने आप को मैप करना है किसके साथ, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स के साथ। और वो सीसीसीज जिनके पास सीवियर केसेस हैं, तो उनको रेफरल पर्पसेस के लिए अपने आप को मैप करना है कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के साथ। तो किसी भी कोविड केयर सेंटर में अगर कोई मॉडरेट केस है, तो मॉडरेट केस में वो पर्टिकुलर कोविड केयर सेंटर जिस डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के साथ टाई अप किया होगा, उसके पास उस मॉडरेट केस वाले को भेज देगा। एट द सेम टाइम कि वही कोविड केयर सेंटर अगर उसके पास कोई सीवियर केस है कोरोना का, तो उसने मैप कर रखा होगा किसी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के साथ, उसके पास केस को भेज देगा। फिर बहुत सारी सर्विलेंस गाइडलाइंस भी यहाँ पे इशू की गई हैं। सर्विलेंस करा जाएगा कि भाई इन्फ्लुएंजा लाइक कोई इलनेस तो नहीं है, सीवियर एक्वेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस तो नहीं है, इसमें आशाज भी मदद करेंगी। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में
इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज में न्यूज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर की पीडीएफ के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम स्टेटहुड डे 16 मई। सिक्किम ने भी रिसेंटली 16 मई को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है। इसी दिन 1975 में सिक्किम 22वां स्टेट बना था इंडिया का। उससे पहले ये मोनार्की था, उसके बाद स्टेट बना। मोनार्की मतलब एक राजा सिक्किम के ऊपर राज करता था। इस रिस्पेक्ट में सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद जी ने स्टेट के लोगों को ये कॉल दी कि भाई आपने कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत कुछ किया है, ठीक है। ऑर्गेनिक मिशन मतलब पूरी तरीके से जो सिक्किम नाम का स्टेट है ये ऑर्गेनिक स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। हालांकि जब जाओगे घूमने तो वहाँ पे सामान बेचने मुल्लू भी बहुत बनाया जाता है। 1950 में इंडो सिक्किमीज ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। सिक्किम प्रोटेक्टोरेट बन गया इंडिया का। प्रोटेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि कंट्री अलग है लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी इंडिया की है। ओके। नामग्याल डायनेस्टी ने सिक्किम के ऊपर राज किया 1975 तक। उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया इसके ऊपर आप मतलब सिक्किम को अपने अंदर मिला लेगा। और ऐसा नहीं कि इंडिया ने कोई ज़बरदस्ती सिक्किम को अपने अंदर मिलाया, सिक्किम खुद चाहता था, वहाँ के लोग खुद चाहते थे। उसके बारे में भी बात करता हूँ। सिक्किम पहला स्टेट है हमारे देश में जो कि 100% ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो चुका है। अब सिक्किम में जो भी पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है, उसमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स या सिंथेटिक फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता है। कंचनजंगा या फिर ये कह लीजिए कांचनजंगा नेशनल पार्क, ये आप कह सकते हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि लोकेटेड है सिक्किम में। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इस कंचनजंगा को एक्चुअली में प्रोनाउंस क्या किया जाता है? खांगजेंडोजोंगा। आई एम सॉरी, KHANGCHENDZOANGA। ये मैंने स्पेलिंग बता दी आपको, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैंने सीधे सीधे कंचनजंगा बोल रहा हूँ। ओके, एक्चुअली में स्पेलिंग है KHANGCHENDZONGA। तो ये वाला जो नेशनल पार्क है ये बेसिकली सिक्किम में है। तीस्ता नदी भी सिक्किम के थ्रू बहती है। तीस्ता नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है उनका नाम है लोनक, लाचुंग और तालुंग। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। 1975 में सिक्किम के प्रधानमंत्री ने इंडिया से अपील की कि सिक्किम को आप इंडिया के यूनियन में मिला लीजिए। इंडियन आर्मी गैंगटॉक सिटी में घुसी और जो पैलेस गार्ड्स थे आपके चोग्याल के, उनको डिसआर्म किया गया। एक रेफरेंडम हुआ जहाँ पे सिक्किम के लोगों ने वोट डाला और 97.5% ऑफ सिक्किम लोगों ने बोला कि हम इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। फिर इंडियन पार्लियामेंट ने 35th अमेंडमेंट पास किया और सिक्किम को इंडिया का एक एसोसिएट स्टेट बना लिया। आज तक एक ही स्टेट को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला है, वो सिक्किम स्टेट। और 36th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम एक फुल एक्ट बन गया और 35th अमेंडमेंट का जो एसोसिएट स्टेटस था वो चला गया। नाउ सिक्किम इज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट फैक्ट और प्रीलिम्स है, सिक्किम डे याद रखिएगा। फिर बात करते हैं इंडियन रेलवेज कमीशंस वाईफाई एट 6000 रेलवे स्टेशन। भाई इंडियन रेलवेज एक मिशन मोड में चल रहा है, जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे वाईफाई लगाने के लिए। इंडिया में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है अगर आप इंडिया के बाहर निकलते हो। मैं चिल्लर कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी। मैं बात कर रहा हूँ उन कंट्रीज़ की जो थोड़ा बहुत यूरोपियन साइड पे या फिर सेंट्रल एशियन साइड पे आते हैं। तो आज की डेट में चाइना में, यूरोप की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इवन सेंट्रल एशिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे वाईफाई लग चुका है। तो इंडियन रेलवेज़ ने अपने 6000वें रेलवे स्टेशन पे वाईफाई लगाया है। इंडियन रेलवेज़ का ये टारगेट है कि जो बहुत दूर स्टेशन हैं उनके पैसेंजर्स को, जनरल पब्लिक को डिजिटल सिस्टम्स का एक्सेस मिले। तो ये जो वाईफाई लगाया गया है वो हज़ारीगढ़ टाउन में लगाया गया है। हज़ारीगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट, धनबाद, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है ये। तो इंडियन रेलवेज ने बोला है कि भाई 6000 रेलवे स्टेशन पे वाईफाई लग चुका है। और 6000 रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो हज़ारीबाग टाउन था आपका, हज़ारीबाग रेलवे स्टेशन था। ये जो भाई हज़ारीबाग टाउन है कहाँ आता है? हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, झारखंड की धनबाद डिवीजन में। अब आप देखो इंडियन रेलवेज ने जब ये वाईफाई फैसिलिटी लगानी शुरू की थी, जो सबसे पहला स्टेशन था जहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी लगाई गई थी वो था मुंबई, जनवरी 2016 में। 5000वां रेलवे स्टेशन कौन था जहाँ पे वाईफाई लगाया गया? तो मिदनापुर, वेस्ट बंगाल में। 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हज़ारीबाग, जो कि लगाया गया है 15 मई 2021 को। उसी दिन 15 मई 2021 को जरापड़ा जो स्टेशन है अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में, वहाँ पे भी वाईफाई लगाया गया। ये जरापड़ा स्टेशन अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा बहुत लंबे समय से नक्सलिज्म से हिट है। तो ये जो वाईफाई फैसिलिटी है रेलवे स्टेशन की, ये इंडिया के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में मदद करेगी। रूरल और अर्बन सिटीजन्स के बीच में जो डिवाइड है उसको कहीं ना कम करेगी। डिजिटल फुटप्रिंट को रूरल विलेजेस में बढ़ाएगी। अब 6000 स्टेशन तक वाईफाई पहुंच चुका है।
ये जो वाईफाई फैसिलिटी लगाई गई है इसका सरकार का कोई खर्चा नहीं होगा, इससे रेलवेज का भी कोई खर्चा नहीं होगा, चूंकि ये वाईफाई सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे चलेगा। इस वाईफाई फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में रेलटेल, जो कि एक पीएसयू है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गूगल, डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड से भी पैसा निकाल के दिया है, पीजीसीएल भी इन्वॉल्व है, टाटा ट्रस्ट भी इन्वॉल्व है। मैं आपको बता देता हूँ, इस वाईफाई में शायद ऐसा है कि पहले 30 मिनट का जो इंटरनेट है वो फ्री है, और उसके बाद पे प्लान चलते हैं कि एक दिन का 5 GB का प्लान तो शायद 11 या 15 रुपए का, इस प्रकार से कुछ दाम फिक्स किए गए हैं और उन दामों के हिसाब से वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि कुछ मेरे दोस्तों ने बताया कि ये वाईफाई ना के बराबर चलते हैं, बिल्कुल स्पीड नहीं आती इनमें। खैर वो एक अलग बात है, कम से कम वाईफाई लग गए हैं, धीरे धीरे स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। और फिर आ जाते हैं अपनी आखिरी न्यूज़ पर, 8th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम। भैया 8वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज हो गई है, मिनिमम फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम के अंदर। पहली जो पीएम किसान सम्मान निधि की जो इंस्टॉलमेंट देखिए 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की पहली इंस्टॉलमेंट है, वैसे ये 8वीं इंस्टॉलमेंट है। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसको 100% पैसा केंद्र की सरकार देती है, राज्य की सरकार इसमें कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं देते। 2018 से इसको शुरू किया गया था, और शुरुआत में जब ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी, तो वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है, उनको साल में 6,000 रुपए दिए जाएंगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हजार की। तो भाई समय समय पे, यानी 4-4 महीने के गैप पे, ऑब्वियसली बात है 2-2 हजार रुपए इन किसानों को दे दिए जाएंगे, उन किसानों को जिनके पास 2 हेक्टेयर तक के लैंड, यानी वो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो पहले तो स्कीम उन लोगों को बेनिफिट कर रही थी जो कि 2 हेक्टेयर तक की जमीन जिनके पास थी। 1/6/2019 को, यानी 1 जून 2019 को सरकार ने इसमें चेंजेस किए और बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स इस स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा, बशर्ते आइडेंटिफाई कौन करेगा कि बेनिफिट किसे मिलना चाहिए, राज्य की सरकार आइडेंटिफाई करेगी और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई करेगा। तो जो अमीर फार्मर्स है, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, या फिर वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास अपनी खुद की एग्रीकल्चर ज़मीन है और उनके पास एग्रीकल्चरल प्रॉफिट आ रहा है, उन लोगों को ये 6,000 रुपये का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको पता ही कि हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी कौन है, सुपरस्टार हैं वो, ठीक है ना, अभिनेता हैं, तो उनको इस प्रकार की स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छा खासा इनकम टैक्स दे रहे हैं, और उस केस में आपके पास कोई एग्रीकल्चर ज़मीन है, तो आप टेक्निकली फार्मर्स भी हुए, तो ऐसे केसेस में आपको ये 6,000 रुपये वाला बेनिफिट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में ये न्यूज़ आपको काम आएगी। एक्चुअली में इस प्रकार की जो स्कीमें हैं ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये अक्सर कर न्यूज़ में रहती है, इसलिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, 2018 में स्कीम आई है, तब से चल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस प्रकार की जो स्कीम्स होती हैं अक्सर कर न्यूज़ में रहती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।